हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 10th विज्ञान सेट नंबर सेकंड 2020 का 824 पेपर कोड एनके का सलूशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें खंड खा सॉल्व करेंगे। केमिस्ट्री का है तो आप लोग निकाल लीजिए ये सेट और हमारे साथ में नोट्स बनाते और समझते चलिए 5वें कक्षा नंबर क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? तो इनमें से कौन सा निकालेगा? जस्ता निकालेगा। जेडेन क्या होता है? मतलब हाइड्रोजन से क्या होता है? ऊपर होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इसीलिए जो जेडेन होगा वो तनु H2SO4 से क्रिया करके जस्ता क्या मतलब H2 को क्या करेगा? बाहर करेगा। दूसरा स्टार लगा हुआ, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है? तो यहाँ पर Mg है। अगला क्वेश्चन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। तो संतृप्त असंतृप्त में आप लोग जानते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होता है, और असंतृप्त होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बंध होता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो थर्ड वाला सही होगा। कार्बन कार्बन सिंगल आबंध कोण इसमें जो होगा 109 डिग्री 28 मिनट होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6वें का नंबर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के दो उदाहरण लिखिए। धावन सोडा और विरंजक चूर्ण दोनों का दो उदाहरण लिखना है। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहला नंबर है धावन सोडा, तो इसका प्रयोग अभिकर्मक के रूप में होता है। दूसरा नंबर उपयोग है, इसका उपयोग जल की कठोरता को दूर करने में होता है। तीसरा बेकिंग सोडा है, NaOH बनाने में इसका उपयोग करता है। तो आइए समझते हैं ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ होता है। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग घरेलू स्थानों को साफ करने के लिए किया जाता है। ये ऐसे स्थान हैं जहाँ इस कीटनाशक का उपयोग किया जाता है, मतलब कीटनाशक के रूप में भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। और जल को शुद्ध करने में भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। शौचालय, बाथरूम, इन सभी में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। तो आइए 6वें का खा नंबर क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। जैसा कि अभी मैं आप लोगों को बताया हमने, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध या ट्रिपल बंध पाया जाता है। तो आइए समझते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, जैसे CH4, मीथेन, एथेन, प्रोपेन। अगला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अंग्रेजी में जिसे कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे इसमें आप लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, और भी डबल या ट्रिपल आ जाना चाहिए। ऐसे लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यह है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल। आइए अगला क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। एल्कोहल यौम अम्ल के मध्य की अभिक्रिया क्या कहलाती है? समीकरण भी दीजिए। तो एल्कोहल यौम अम्ल के मध्य की अभिक्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एथेनोइक अम्ल किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। तो यह एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड, इसकी क्रिया एथिल अल्कोहल से कराया गया, तो ये बना है एस्टर बना है। CH3COO C2H5 बना है, और ये H2O क्या हो गया है? बाहर निकल गया है। एस्टर बनने की क्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। आइए अगले क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। 7वें का नंबर क्वेश्चन का केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। पहला क्वेश्चन, इसमें एथिल अल्कोहल सोडियम से विक्रिया करता है। तो एथिल अल्कोहल की क्रिया सोडियम से कराते हैं, तो ये बनता है सोडियम एथॉक्साइड। यहाँ पर बीच में O लगाएंगे। C2H5O Na है यहाँ पर, और H2 गैस क्या हुआ है? बाहर निकल गया है। तो यह है सोडियम एथॉक्साइड, इसका नाम है। अगला है क्वेश्चन, मीथेन क्लोरीन से क्रिया करता है। तो CH4 यह मीथेन Cl2 से क्रिया करता है HNO की उपस्थिति में, तो CH3Cl बनाता है, और HCl क्या होता है? बाहर होता है। इसकी और भी क्रिया होती है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। आप ऐसे भी बना सकते हैं। CH4 की क्रिया Cl2 के साथ में कराएंगे HNO की उपस्थिति में, तो ये बनता है
CH3Cl और प्लस HCl, और दोबारा इसी की क्रिया कराते हैं CH3Cl की क्रिया Cl2 से, और वही उपस्थिति तो ये बन जाता है CH2Cl2 और HCl बाहर हो जाता है। अगेन इसी की क्रिया कराते हैं CH2Cl2 की क्रिया Cl2 से कराते हैं, तो ये बन जाता है क्लोरोफॉर्म CHCl3 और HCl क्या होता है, HCl बाहर हो जाता है। और अगेन ये क्रिया करता है क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये क्रिया करता है Cl2 के साथ में, तो ये बन जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, और HCl क्या होता है, HCl, यहाँ से HCl बाहर हो जाता है, ये है HCl, तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये 4 स्टेप में क्रिया होती है। तो इसमें हम पहले कराते हैं CH4 की क्रिया Cl2 से, तो ये CH3Cl बनता है, HCl निकलता है, और यही क्रिया कराते रहते हैं जब तक पूरा हाइड्रोजन नहीं निकल जाता, तब तक ये क्रिया होती रहती है। आइए अगले क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। खा नंबर है 7वें का, एस्टिक अम्ल के 2 रासायनिक गुणधर्मों के रासायनिक समीकरण दीजिए। तो रासायनिक गुणधर्म कोई भी रिएक्शन आप उसका लिख सकते हैं। तो एस्टिक एसिड की क्रिया PCl5 से कराया गया, तो बना CH3COCl और POCl3 और HCl बाहर हो गया, और दोबारा PCl3 से इसी की क्रिया कराया गया, तो ये बन गया CH3COCl और H3PO3 यहाँ पर बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भर्जन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो भर्जन आइए समझते हैं। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। तो इसकी क्रिया ZnS से 3O2 के साथ में कराया गया, तो ZnO बना है, और सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो गया, बाहर हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाने के सोडे की निर्माण विधि लिखिए। तो खाने का सोडा क्या होता है, खाने का सोडा NaHCO3 होता है, तो इसकी क्रिया NaOH की क्रिया CO2 के साथ में कराया गया, तो ये सोडियम कार्बोनेट बन गया, जल निकल गया, और सोडियम कार्बोनेट की क्रिया CO2 और H2O के साथ में कराया गया, तो ये बना NaHCO3। ये खाने का सोडा है, इसे मीठा सोडा भी कहते हैं और इसे बेकिंग पाउडर भी कहते हैं। तो ये बना, ये है खाने का सोडा। ये हो गया, हम लोगों ने समझ लिया भर्जन क्या होता है। अब आइए 8वें का घ नंबर क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। पीएच मूल्य से आप क्या समझते हैं। पीएच मूल्य 8 वाले विलयन की प्रकृति क्या होगी। तो आप जानते हैं, मतलब अगर पीएच मान 7 से कम आता तो अम्लीय होता, 7 के ऊपर आता तो क्या होता है, क्षारीय होता। तो इसका मतलब जो प्रकृति होगा वो क्षारीय होगा। तो आइए समझते हैं पीएच मूल्य से आप क्या समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर सोल्यूशन लिखा गया है, पीएच मूल्य से आप क्या समझते हैं, और वही क्वेश्चन आ गया। तो पीएच मूल्य आइए समझते हैं। पीएच मूल्य एक संख्या होती है जो पदार्थों की अम्लीय व क्षारीय अम्लीयता व क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। इसका मान हाइड्रोजन आयन H+ के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक के बराबर होता है। और pH बराबर होता है log1/H+ होता है, और इसको आगे ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा pH बराबर -log10 हो जाएगा। pH का मान 0 से 14 के बीच होता है। जहाँ pH मूल्य 8 है तो विलयन की प्रकृति क्षारीय होगी। मैंने बताया ना, 7 के कम होगा तो अम्लीय, 7 के ऊपर आएगा तो क्षारीय। आइए अगले क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। Fe की क्रिया कॉपर सल्फेट के साथ में कराया गया, तो ये बना है FeSO4। तो Fe की क्रिया CuSO4 के साथ में कराया गया, तो यहाँ पर ये ज़्यादा क्रियाशील तत्व है, मतलब धातु है। तो इसके विलयन से Fe जो है Cu को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो Fe का स्थान होता है Cu से ऊपर होता है, इसीलिए Fe Cu को कॉपर सल्फेट विलयन से विस्थापित कर दिया है, तो ये बन गया। और Zn की क्रिया CuSO4 के साथ में कराया गया, तो Zn भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, तो Zn क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया है और इसकी जगह पर ये चला गया है। आइए अगला देखते हैं। Pb की क्रिया CuCl2 से कराया गया, तो Pb जब भी Cu से ज़्यादा क्रियाशील है तो भी इसको विस्थापित कर दिया है, यहाँ बन गया PbCl2 बन जाएगा, और Cu क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। आइए समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन निस्तापन क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। निस्तापन, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह
ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। तो ZnCO3 जिंक कार्बोनेट की क्रिया कराएगा तो ये ZnO में बदल गया, CO2 क्या हो गया, बाहर हो गया। ये निस्तापन का एग्जाम्पल है। आइए अगला क्वेश्चन है, साबुन तथा अपमार्जक का निर्मलन। आइए इसका सलूशन देखते हैं, साबुन तथा अपमार्जक का निर्मलन। तो साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। जल में घुलने के बाद ये कार्बोक्सिलेट आयन के रूप में वियोजित हो जाते हैं। इन आयन के दो भाग होते हैं, पहला है जल रागी तथा जल विरागी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला। तो यहाँ पर दो भाग बनते हैं, इसको स्ट्रक्चर में आप लोग बना लीजिएगा। आगे इसका सलूशन देखते हैं, थ्योरी लिखना पड़ेगा क्योंकि आप लोग को ये 3 नंबर देने वाला है। तो आइए इसको आगे समझते हैं। साबुन को जल में घोलने पर ये RCO निगेटिव ऋणायन क्लोराइड कणों के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। इन कणों में कार्बोक्सिलेट आयन का ध्रुवीय ऋणावेशित सिरा जल की ओर आकर्षित रहता है, जबकि अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन श्रृंखला केंद्र की ओर एकत्रित होकर एक संरचना का निर्माण करती है जिसे मिसेल कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग से पूछता है कि मिसेल क्या होता है, तो इसको लिखेंगे। इस कारण पानी से इमल्सन का निर्माण होता है। जब साबुन का यह इमल्सन जब साबुन इमल्सन धूल मैल आदि के संपर्क में आता है तो इनके कण मिसेल के केंद्र में समा जाते हैं। इस प्रकार साबुन का मिसेल मैल के पानी में घुलने में सहायक करता है, जिससे इनकी कपड़े पर पकड़ कमज़ोर हो जाती है। पानी से धुलने पर ये मिसेल गंदगी मैल तेल को साथ लेकर पानी के साथ बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर ये मिसेल बना हुआ है और यहाँ पर कपड़े, जब इस तरह का प्रोसेस होता है ना तो इसमें कपड़े साफ हो जाते हैं। तो स्ट्रक्चर भी आप लोगों को बना लेना है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप लोग पूरा नोट्स बना लीजिए और आप लोग रिपीट करके आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।